यशस्वी हमारे माननीय विधायक और यशस्वी इस कार्यक्रम के परिकल्पक माननीय भाई साहब रामेश्वर शर्मा जी, उनका अगुवाई करते हुए सबसे पहले सादर आग्रह करेंगे कि आज अपने व्यस्ततम समय के बावजूद हिंदू नव वर्ष के पावन पलों पे भगवा झंडा लहराते हुए बोलिए भारत माता की। सादर आग्रह करेंगे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि आप माननीय हमारे यशस्वी विधायक जी उन्हें अगुवाई करते हुए दीप प्रज्वलन किसी भी सनातनी कार्यक्रम की शुरुआत, एक बार जोरदार तालियां बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नवाचार, इच्छा शक्ति और बात करें कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच। माननीय भाई साहब इस कार्यक्रम के सूत्रधार, परिकल्पक, यशस्वी हमारे कर्मश्री के बात करें सूत्रधार और विकास के नए आयाम लिखने वाले माननीय भाई साहब रामेश्वर शर्मा जी, यशस्वी हमारे बात करें प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय हितानंद शर्मा जी, सभी गणमान्य व्यक्तित्व। ये लौ है सनातनी परंपराओं की, शंखनाद की, ये लौ है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की, भारतीय संस्कृति की, उस महाउत्सव की लौ है जो पूरी दुनिया में हम स्वधर्म पे गर्व करने का पल है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, यशस्वी हमारे कार्यक्रम के परिकल्पक कर्मश्री की अगर बात करें सूत्रधार और जनप्रिय लोकप्रिय विधायक माननीय रामेश्वर शर्मा भाई साहब और समस्त कविगण, समस्त साधु संतगण, सभी से मेरा सादर आग्रह कि आप दीप प्रज्वलित करें। सनातन की लौ पूरी दुनिया में, पूरी वसुधा को आप सनातन भाव से ऐसे ही जड़ चेतन में एक तारतम्यता के साथ साधु संतगण भी पूज्य अगर बात करें जगत गुरु राम प्रवेश देवाचार्य जी महाराज, अनिलानंद, बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सनातनी भाव के साथ कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय हमारे यशस्वी और लोकप्रिय विधायक, विकास की एक नई परिभाषा देने वाले माननीय भाई साहब रामेश्वर शर्मा जी। और अब बिना किसी देरी के मैं सादर आग्रह करूंगा आज के इस कार्यक्रम में हमारे यशस्वी विधायक जी और कार्यक्रम के परिकल्पक सूत्रधार आदरणीय भाई साहब रामेश्वर शर्मा जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का आज एक बहुत ही सनातनी भाव के साथ स्वागत, जोरदार तालियां माननीय हमारे विकास के नए आयाम लिखने वाले ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत मैं सादर आग्रह करता हूं। माननीय इस कार्यक्रम के सूत्रधार, परिकल्पक और आज जो कि इस समय हमारे महापुरुष की तस्वीर भेंट की जा रही है, जोरदार तालियां। छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर, हमारे सनातनी भावों को रेखांकित करने वाला आज का यह महोत्सव हिंदू नव वर्ष का उत्कृष्टता के शिखर पे। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के पश्चात आप सबके लिए गौरव की बात कि हिंदू नव वर्ष के इस महा उत्सव में साथ ही साथ 300वीं जयंती देवी अहिल्याबाई की जन्म जयंती, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी अपने आप में यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और जन्म शताब्दी के इस पावन अवसर पे यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक जी और इस कार्यक्रम से और हुजूर को विकास की नई परिभाषा देने वाले ऐसे कर्मश्री के हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी, जोरदार तालियों के साथ माननीय भाई साहब रामेश्वर शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा हिंदू उत्सव के इस महापर्व में। आप आए और हम सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाकर पूरे मंच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए स्वागत अभिवादन करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली से सीधे इस कार्यक्रम के निमित्त यहां पधारे और साथ में उनको आज ही महाकाल की नगरी उज्जैनी जाना है, क्योंकि कल सुबह 5:30 बजे उज्जैन में सूर्य को अर्घ्य देने का कार्यक्रम जो वो लगातार कई वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं, उसमें वो स्वयं सम्मिलित रहेंगे। एक बार और ताली बजाकर उनका स्वागत अभिवादन। आज के हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष छटा बनी है
हमारे बीच संत वृंद भी विराजमान है। मैं सभी संत वृंद को प्रणाम करता हूं। आपका आशीर्वाद, जोरदार अभिनंदन करें हमारे सारे संत वृंद के। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष खजुराहो के माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और विश्वास भाई अभी अभी आए हैं हमारे इस विधानसभा के, इसी के हैं आगे पीछे के हैं, मतलब लगे लगे हैं ना भोपाल में। तो हमारे माननीय मंत्री, जोरदार अभिनंदन विश्वास सारंग जी का भी करें। इस अवसर पर हमारे संगठन के महामंत्री, हमारे लिए हमारी प्रचारक परंपरा की अद्भुत ये एक परंपरा है कि हमारे विचार के लिए अपना जीवन, ऐसे लंबी परंपरा है प्रचारकों की। ऐसे में हमारे माननीय हितानंद जी संगठन महामंत्री हैं हमारे बीच, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के काम को संगठन की दृष्टि से अपनी उपस्थिति से उसका संचालन करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस अवसर पर यहाँ के अध्यक्ष रविंद्र यति जी किधर गए, जिला अध्यक्ष रविंद्र भाई, आपका भी अभिनंदन। बहुत अच्छे हमारे सुयोग्य नेतृत्व करता है। और पूर्व अध्यक्ष सुमित भाई, आपके लिए भी जोरदार तालियां। सुमित पचौरी, अब तो गलती नहीं करता हूं। इस अवसर पर हमारे सभापति किशन सूर्यवंशी जी, जोरदार अभिनंदन करें। और सच्चे अर्थों में हमारे यहाँ ये पूरा, यहां से लेके वहां तक कवियों की अपनी एक अद्भुत दुनिया है। और ये हमारे अपने जगदीश जी से लेकर के पीछे भी सारे माननीय गोयल साहब, सारे वरिष्ठ जन, और इधर हमारे आलोक संजर जी पूर्व सांसद। इस अवसर पर सभी को प्रणाम करता हूँ। नाम लूँगा, मुझे वापस जल्दी निकलना है। और वो हवाई जहाज वाले ने कहा कि वो FATL हो जाता है, इसके बाद उड़ने में दिक्कत आएगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि जल्दी जल्दी बात खत्म कर दूँ। मेरे को समझ में नहीं आई, तुमने ताली काहे के लिए बजाई, मेरे जल्दी जाने के लिए बजाई कि कवि सम्मेलन चालू कराने के लिए बजाई? शशिकांत जी ने तो नहीं बजवाई, बजाई तो उधर से ही थी। आप भोपाल वालों के ऊपर शंका मत करो, इतना तो वो भी समझते। मैं ये बात भी सही है, कवि सम्मेलन में आकर के बोल रहा हूं, और वो भी नव वर्ष की पूर्व संध्या पर। तो यहाँ जब चित्रों का संयोजन देख रहा हूं, तो मैं रामेश्वर जी एक बार अपने यहाँ के विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर जोरदार ताली बजाएं अपने रामेश्वर जी के लिए। क्या जवाब दिया है रामेश्वर जी ने। ये मैं आपका जिंदाबाद भी सुन रहा हूं। और हम अपने धर्म के लिए, अपने खासकर सनातन संस्कृति के लिए, आप सबकी जानकारी के लिए आज नववर्ष की पूर्व संध्या पर कल हमारा विक्रम संवत 2082 लगेगा। जोरदार अभिनंदन करें। विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थ नाम का यह संवत्सर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये हमारी काल गणना का तरीका, हमारे संवतों को याद रखने का तरीका, इनकी तिथि का निर्धारण, ये सब कुछ वैज्ञानिक पद्धति से, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं। आप किसी भी दुनिया के किसी सन को याद कर लो, वो हमेशा अंकों में याद करोगे, कोई नामकरण उसका नहीं, जो अंक है। और मजे की बात और आगे, अंकों से ज्यादा इनके अपने, जब ईस्वी सन की बात करेंगे तो ईसा मसीह जी से उसके जन्म के साथ जोड़ा जाएगा। हम किसी और की बात करेंगे तो वो उनके अपने जन्म या शरीर छोड़ने से बात करेंगे। हमारी अपनी एकमात्र संवत परंपरा है, जिसको ना जन्म से ना मृत्यु से,
इसको हम पुरुषार्थ से जोड़ते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और पुरुषार्थ भी कैसा, जिसमें परमार्थ छिपा है, स्वार्थ नहीं है। और परमार्थ भी कैसा, हमने अपने महालक्ष्मी और विष्णु भगवान के आधार पर उनकी कल्पना जो की गई है कि जब संवत प्रारंभ हुआ तो हमारे लिए सारे देवी देवताओं के बीच जब लक्ष्मी प्रसन्न होती है तो जीवन में सारे कष्ट मिट जाते हैं। और वो कष्ट मिट जाने के लिए इस चलाचल की दुनिया में, खासकर गृहस्थ आश्रम में, अगर किसी व्यक्ति पे भी कर्जा हो तो ऐसा लगता है कि कर्जदार व्यक्ति का जीवन अधूरा है, उसके जीवन में एक रिक्तता है। इसलिए हमारे यहाँ संवत चलाने की पहली शर्त है, जिसको संवत चलाने का कोई राजा बन जाए, महाराजा बन जाए, बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े राजाधिराज के नाम आपको याद है, लेकिन विक्रम संवत की बात क्यों आती है? क्योंकि संवत चलाने की पहली शर्त है वो अपने पूरे भूभाग पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं होना चाहिए। सब कर्जा अपनी सरकार के माध्यम से देने का सामर्थ्य होना चाहिए, वो इतना धनाढ्य होना चाहिए। इसलिए लंका भले ही रावण की सोने की होगी, लेकिन रावण के साम्राज्य में भी सब कर्ज मुक्त नहीं हुए। ये हमारी परंपरा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान राम के बाद एक आधुनिक शासन काल में, जिसको सब प्रकार से अलग रूप में लोगों के दिलों के अंदर विक्रमादित्य राज करते हैं। जोरदार अभिनंदन करो विक्रमादित्य के उस जीवन के लिए, जो क्षण में दानशीलता, वीरता, धीरता, गंभीरता, जीवन के सभी आदमी तो आदमी, भूत पकड़ लाए जो आदमी, वो कितना बड़ा व्यक्तित्व होगा उनका, हम सबको एहसास होगा। और शासन चलाने में भी गणराज के नायक, अधिनायक के नाते से अपने आप को, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बाद भी, दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय व्यक्तित्व होने के बाद भी, हमारे अपने कार्यक्रमों में मोदी जी आते हैं तो कहीं अलग से कुर्सी नहीं लगती उनकी, अलग से कोई कपड़ा नहीं लगता उनका। वो आज भी कहते कि मैं प्रथम सेवक हूं। हमें इस बात का गर्व है, मोदी जी इतनी ताकत और इतनी व्यवस्था के प्रमुख होने के बाद भी एक सेवक की विनम्रता रखते। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के उस भाव के लिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यही 2000 साल पहले विक्रमादित्य ने चालू की थी कि चाहे वो राजा होगा, दूसरे लोग राजा कहते थे, उनने अपने आप को कभी राजा नहीं माना, उनने अपने आप को जनता का सेवक माना। और जब शासक नेतृत्व करता, ये जब आदर्श उत्पन्न करता है तो दिलों पे राज करता है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। दुश्मनों ने तो विक्रमादित्य के अध्याय को पता नहीं कितने कितने प्रकार से मिटाने का प्रयास किया, पाठ्यक्रम से गायब कर दिया, सिलेबस में नहीं आने दिया, स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाने दिया। पहले अंग्रेज और उनके पुराने सारे दुश्मन इकट्ठे हो गए, बाद में कांग्रेस भी उस लाइन में खड़ी हो गई। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। इतना महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों में, अरे न्याय की बात करो तो विक्रमादित्य के उदाहरण इतने भरे पड़े। एक प्रश्न उनकी पुतली के माध्यम से राजा भोज, चूंकि राजा भोज भी हमारे भोपाल से आते हैं, राजा भोज और विक्रमादित्य दोनों के बीच 1000 साल का अंतर है। और राजा भोज अपने उस सुशासन के बलबूते पर विक्रमादित्य के समान अपने को उस भाव में लाते हैं। तो एक पुतली से कहानी जुड़ती, 32 पुतलियां हैं, और वो विक्रमादित्य के उस संवाद को पुतलियों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। विशेषता ही है कि एक पुतली राजा भोज से पूछती है कि बताइए महाराज, आप एक जंगल में किसी कारण से एक ऋषि कन्या से, ऋषि कन्या बहुत सुंदर है, सुशील है, सुयोग्य है, 3 अलग अलग लोगों ने पता नहीं किस किस कारण से उनसे शादी करने का मन में संकल्प कर लिया। ऋषि कन्या को मालूम नहीं, उसमें एक राजा है, अर्थात वो नायक है,
एक वहां का अपना भेड़ बकरी चराने वाला गडरिया है और एक अन्य है। उस तीनों ने अपने अपने ढंग से उनसे विवाह करने का निर्णय कर लिया। अब विवाह करने का निर्णय करने के आधार पर पता नहीं क्या योग होता है, एक जहरीले सर्प से उस ऋषि कन्या की बेटी की मृत्यु हो जाती। अब मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद जैसा कि हमारी हिंदू पद्धति में है, दाह संस्कार हो गया नदी के किनारे। उसको नदी में दाह संस्कार के लिए जो अपनी परंपरा रहती है, उस परंपरा के अनुसार अब इसमें से जब दाह संस्कार के बाद राख साफ करने का मौका आया तो एक व्यक्ति ने थोड़ी सी राख लेकर के उसको अपनी डब्बी बना करके गले में लगा ली, अपने साथ रख ली। दूसरे ने अपनी थोड़ी सी हड्डियां अपने पास रखने के साथ वो अपने दूसरे काम में लग गया। तीसरे ने एक अपनी मई झोपड़ी बनाई जहां उस बेटी का दाह संस्कार हुआ। अब ये कहानी का हिस्सा ऐसा है कि उसमें वो प्रश्न पूछता है कि आप बताओ महाराज कि ये तीनों में से सच्चे अर्थों में वो पत्नी किसकी हुई? उसकी पत्नी जो झोपड़ी बना के रह रहा है, उसकी पत्नी जो अपने साथ उसका दाग और पूरा क्रियाक्रम करा रहा है, या उसकी पत्नी जो अपने साथ वो कंठ में लॉकेट लगा के घूम रहा है? किसकी पत्नी हुई? तो इस बात का उत्तर देते हुए ऐसा कहते कि महाराज विक्रमादित्य ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया और वो उत्तर को ढूंढ के उसका समाधान चाह रहा था। तो ये विक्रम बेताल से जुड़ी हुई कहानी हम पुतलियों के माध्यम से समझते हैं। तो अब मैं एक एक करके उत्तर देता हूं। उन्होंने कहा सुनो विक्रम, सुनो बेताल, विक्रमादित्य का न्याय कैसा होता है? उन्होंने कहा जिसने अपनी झोपड़ी बना करके जहां उसका दाह संस्कार हुआ वो उसका पिता हुआ, क्योंकि बेटी पिता के घर होती है तो वो उसकी पत्नी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा फिर दूसरा, उन्होंने कहा दूसरा जो अपने साथ लॉकेट बना के ले गया वो उसकी बहन हुई, क्योंकि बहन की रक्षा करना भाई का अपना दायित्व होता है, तो वो अपने पूरे समय रख रहा है। और जिसने उसके दाग देने का काम किया दाह संस्कार का पूरा, वो सच्चे अर्थों में उसका पति हुआ है। ये जो हमारी गौरवशाली परंपरा है, इस परंपरा के आधार पे विक्रमादित्य की ऐसी कई सारी बातों को आज बच्चा बच्चा पूरे देश में अलग अलग प्रकार से जाना जाता है। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि ये बहुत अच्छी परंपरा है, चित्रों को देख के एक से एक आनंद आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है अगली बार आप कार्यक्रम करो, आपको नहीं पूरे प्रदेश में विक्रमादित्य के चित्र दिलवाने का प्रयास अपनी सरकार के माध्यम से करेंगे। वीर विक्रमादित्य ऐसे नायक को हम स्मरण करें, इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। और आपको बधाई देना चाहता हूं रामेश्वर जी, आप राम मंदिर का चित्र लेके आए और ये भी समसामयिक होगा बोलने में। वो जो 84 काले कसौटी के खंबे का जो 500 साल पहले ढांचा ध्वस्त हुआ, वो भी विक्रमादित्य काल का था। हमें इस बात की प्रसन्नता है, जैसे महारानी अहिल्याबाई ने देश भर में मंदिर का निर्माण करा है, ऐसे विक्रमादित्य ने सभी धार्मिक स्थलों पर बड़े बड़े भव्य देवालय बनाने का काम किया था। अपने जीवन काल में बहुत सारे काम किए उनने। तो मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर जोरदार बुलंद आवाज के धनी रामेश्वर शर्मा जी क्या दहाड़ते हैं शेर की तरह, क्या हमकी अपनी भावना है। और वो भोपाल से जब आवाज आती है तो दो गुना मजा आ जाता है कि हाँ ये आवाज भोपाल के हमारे जननायक की है। लेकिन आपको जानकारी देना चाह रहा हूं, बहुत जल्दी विक्रम संवत 2082 में अप्रैल माह में माननीय सारे नेता यहाँ मौजूद है, बाकी जनप्रतिनिधि के साथ हमारे कविगण भी है। तो हमने अपनी राजधानी में प्रदेश के सारे गौरवशाली पक्षों को समाते हुए राजधानी का गौरव बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में भोपाल में 2 द्वार के जल्दी से भूमि पूजन होने वाले हैं। वो बनेंगे तो ज्यादा, लेकिन अभी तो धीरे धीरे बताऊंगा, जल्दी बनाऊंगा, हाजमा नहीं होगा इतना बड़ा।
लोगों का बड़ा कठिन जाता है। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो ऐसे में जब हम अपना एक द्वार बनाएंगे इंदौर उज्जैन की तरफ, उसका नाम रखेंगे सम्राट विक्रमादित्य द्वार। वो द्वार अपनी राजधानी का गौरव बढ़ाएगा। और दूसरा भोजपुर के मंदिर की तरफ जो राजा भोज को याद दिलाएगा, हमारे लिए गौरव की बात है। ऐसे नायकों को याद करेंगे तो लगेगा कि हाँ, हमारी संस्कृति अपने पुरातन विश्वास पर कायम है। इसलिए हमने कहा है विरासत से विकास की ओर, तो विरासत पे भी गर्व करेंगे। और जीआईएस के माध्यम से जो भोपाल को गौरव मिला, जोरदार अभिनंदन करो। औद्योगिक महानगरी के नाते से देश के अंदर भोपाल एक बड़े राज्य की राजधानी है, इसलिए उसको उसका स्थान दिलाना ये हम सबका दायित्व है। उसी पे हम सरकार के माध्यम से काम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर जब कवि सम्मेलन में श्रीमान शशिकांत जी, जोरदार अभिनंदन करो शशिकांत जी यादव जी के लिए। इस अवसर पर पद्मश्री सुनील जोशी जी, आपका भी अभिनंदन। सुनील जी, सुनील जोगी, अरे जोशी बोल दिया तो क्या अपराध है। मैं आपका डॉक्टर सुनील जी आपका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन। सुनील जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। पद्मश्री सुनील जोगी जी।